मैं दारुल उलूम देवबंद से मौलाना शकीब कासमी जी से गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम कुरान की आयत का पठन करें और शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم। मैं जनाब जफर भाई सरेशवाला जी से गुजारिश करता हूं कि आज के तालीम की ताकत की सोच पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी। जब हमने शुरू में सोचा कि लखनऊ में कर रहे हैं और हमारे जहन में आया, हमने बहुत ऊंची सोची कि भाई हम राजनाथ सिंह जी को बुलाएं और सोच रहे थे कि अप्रोच कैसे करें, कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हम उससे पहले बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने में अपने दौरान में देखा कि जूते घिस जाते थे। लेकिन जब राजनाथ सिंह के बारे में तो मेरे साथियों ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगर लखनऊ में करना है तो उन्हीं को हम बुलाएंगे। और जब गए तो इतनी आसानी हुई कि पता ही नहीं चला। यानी सर मैं आपको यानी इतना आसान आप तक पहुंचना, और आपने फौरन, जैसे हमने कहा कि तालीम की ताकत पर हम एक काम करना चाहते हैं और जिसमें आपको बुलाना चाहते हैं, इन्होंने सुनी भी नहीं हमारी बात और कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो हिम्मत वहां से बढ़ी कि चलो लगता है कि ये कामयाबी की पहली कदम है। उसके बाद जब हमने सोचा कि लखनऊ में कहाँ करें तो ये हॉल देखा, बड़ी खुशी हुई इसको देख करके। ऐसा तो बम्बई में भी हमने नहीं देखा, दिल्ली में भी शायद इस लेवल का हॉल नहीं है। और बाद में पता चला कि वाजपेयी जी ने इसको बनाया था, लेकिन राजनाथ जी का भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो छुपा हुआ है, लेकिन उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हॉल के बनने में। उसके बाद हमने जिनसे बात की, जैसे हमारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब देशमुख साहब को हमने कहा कि भाई हम एक एजुकेशनिस्ट चाहते हैं। बिल्कुल फौरन तैयार हो गए कि आप जहां बुलाओगे, जब बुलाओगे मैं तैयार हूं। हमारे राजपूत साहब माशाल्लाह, उनको बात की, वो तो पहले भी हमको कह गए थे कि जब भी कभी भी आप कोई प्रोग्राम करो मुझे बुलाओ, मैं तैयार हूं। उसके बाद हमने मौलाना शाकिब कासमी, जो मैं ख़ास कहूँ कि ये दारुल देवबंद जो है उसके जो फाउंडर हैं उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और इनको मैं इसलिए एक लाया कि इन्होंने देवबंद से पढ़ाई की, उसके बाद अल अजहर में गए इजिप्ट, वहाँ पढ़ाई की, और फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने पीएचडी भी की। तो ऐसे नौजवान फौरन तैयार हो गए कि अगर एजुकेशन के लिए कुछ है तो मैं तैयार हूँ। बट लास्ट बट नॉट, हमारे महबूबुल हक साहब गुवाहाटी से आ गए कि भाई एजुकेशन के लिए है तो मैं तैयार हूं आने के लिए। और लास्ट बट द लीस्ट हमारे माथुर साहब, बाद में पता चला हम पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं, ये तो खुद लखनऊ के हैं। और मुझे याद है जापान के सफर में मुझे इन्होंने कहा था कि भाई आप कभी भी करो और लखनऊ में करो तो मैं बिल्कुल आऊंगा, भले मैं तो यहीं पड़ा भला हूं और मैं कम से कम अपना कुछ दे सकता हूं इस शहर में। तो एक बात पता चली कि बहुत पॉजिटिविटी है इस मुल्क में, यानी हम लोग खामखा नेगेटिव की सोच है हमारी। लेकिन जिस किस्म के जो लोग आए हैं, तो मैं समझता हूं कि राजनाथ जी, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहूंगा। लोगों ने हमें बड़े सवाल किए, कैसे होगा, क्या होगा।
हमने कहा भाई इस मंच पर जिस किस्म के लोग होंगे मुझे डर लगता है कि मंच ना गिर जाए, यानी इतनी शख्सियतें हैं। और मुझे याद नहीं है कि 65 साल में अगर कोई हो तो बता दे, 65-67 साल में मुसलमानों के मजमे में हिंदुस्तान के किसी होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली एड्रेस किया हो। ये मेरे तो जहन में नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत आगे जाएगा और ये बहुत ही फंडामेंटल है हमारा कि भाई तालीम, लोगों के बड़े मसाइल हैं, बहुत सारे मसले हैं। तालीम एक ऐसी चीज है कि अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो हम अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। तो हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं कि एक तो बेसिक एजुकेशन है, दूसरा हमारे जो बिजनेसमैन हैं या जो कारोबार करते हैं, तो इसलिए हम बैंकर को भी लाए हैं कि हम लोग जाहिल वहां पर भी हैं कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं बैंकिंग की या फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो बैंकर भी हमारे साथ हैं, अचीवर हैं महबूबुल हक साहब, और सबसे बड़ा हमारा जो फेस है यहाँ आज कि जो बहुत बड़ा जिसने हमें हिम्मत दी है वो राजनाथ सिंह जी हैं। तो मैं आप लोगों के और लोगों के दरमियान में नहीं रहूंगा और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम शुरू हो। इसके बाद में जनाब प्रोफेसर JS राजपूत साहब को मैं आवाज दे रहा हूं। सबसे पहले मैं भी एक ही नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में करीब 20 साल पुरानी एक बात बार बार याद आ रही है। जब भी मैं राजनाथ सिंह जी से मिलता हूं या उन्हें देखता हूं तो मुझे उनका एक फैसला याद आता है। वे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में नकल नहीं। उस तालीम का कोई मतलब नहीं है जो नकल करके हजारों उत्तर प्रदेश में बच्चे आज भी पा रहे हैं। वे उन स्कूलों से कक्षा 12 के प्रयोग करके निकल रहे हैं जहां कोई लेबोरेटरी ही नहीं है, जहां पर कोई प्रयोग होता ही नहीं है। और ऐसा एक निर्णय देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर मुझे कोई पूछे कि 50 साल में मैंने काम करते हुए कोई ऐसा फैसला देखा है, तो मैं केवल एक फैसला कहूंगा, वो फैसला था नकल रोकने के लिए वो जो कोशिश हुई थी उसका कोई सानी नहीं है। और आज इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि तालीम, केवल तालीम के लिए एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक डिग्री नहीं चाहिए, एक डिप्लोमा नहीं चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो ने लिखा कि 2 सवाल उठते हैं, मुझे क्या करना है या मुझे क्या होना है। मुझे क्या करना है जरूरी है, व्हाट आई शुड बी इज इंपॉर्टेंट। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं कैसा व्यक्ति स्कूलों में कॉलेजेस में तालीम देने में बनाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं दुनिया में हर सभ्यता जहां जहां पनपी, हर पंथ पनपा, हर धर्म पनपा, सभी ने ज्ञान को खोजने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ज्ञान की खोज नहीं हुई। और मनुष्य के पास ही एकमात्र ये चिंतन की का वरदान है। वो सोच सकता है, वो सपने देख सकता है, वो कल्पना कर सकता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन मुझसे ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा सुखमय हो, ज्यादा संपूर्ण हो, ज्यादा शांतिपूर्ण हो। और इसीलिए हम तालीम की बात करते हैं कि जो सदियों से, हजारों वर्षों में हमने इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का जो सार है वो हम नई पीढ़ी को दें, उनका व्यक्तित्व निखरे और ये निखर कर उनके जीवन को अच्छा बनाए और ज्ञान की जो परंपराएं बनी है वे आगे बढ़ती रहे। हमने जहां जहां देखा है दुनिया में यही पाया कि हमारे पास विचार तो बहुत हैं, उनका क्रियान्वयन हम नहीं कर पाते। वसुधैव कुटुंबकम, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना, हर व्यक्ति को अपना मानना, इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स को मानना, ये दुनिया में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों कहीं न कहीं जब हम व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम कहीं न कहीं कमी रह जाती है। उस कमी को रोकने की कोशिश करना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं कई बार सोचता हूं, विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है जो इल्म से मिल सकती है, वो है भाईचारे की,
सामाजिक सद्भाव की, पंथिक सद्भाव की। और इसे सबसे पहले अगर ये बन सकता है तो कहाँ बन सकता है? स्कूलों से बन सकता है, महाविद्यालयों से बन सकता है, विश्वविद्यालयों से बन सकता है। इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? अगर इसे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे विकास की प्रक्रिया, हमारे आगे प्रगति की प्रक्रिया सब रह जाएगी। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे की है, और लोग बार बार लिखते हैं दिस इज द पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसंख्या का सबसे बड़ा अवसर है भारत के सामने। दुनिया भर में हम फैल सकते हैं, दुनिया भर में लोग हमारे युवाओं की तरफ देख रहे हैं। हमने सिलिकॉन वैली में नाम कमाया है, हमने नासा में नाम कमाया था, हमारी युवाओं की बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो तालीम चाहिए जो हुनर भी देती हो, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हो, और जो एक शब्द में अगर कहूं, जो व्यक्ति का चरित्र बनाती हो, उसकी लगनशीलता बढ़ाती हो, उसकी कर्मठता बढ़ाती हो, उसे मानव मूल्यों से परिचित कराती हो। क्या ऐसा हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्या ये नई पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं? और अगर अन्याय है तो इस अन्याय को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? महात्मा गांधी ने 1922 में एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि अगर आज आजादी आ जाए तो भी देश के लोग खुश नहीं होंगे। 1922, और कहा 4 चीजें हैं, 4 चीजों की वजह से खुश नहीं होंगे। पहला, अन्याय। दूसरा, प्रशासन का बोझ। तीसरा, चुनाव की खराबियां। और चौथा, अन्याय, चुनाव की खराबियां, प्रशासन का बोझ और टिरेनी ऑफ द रिच। जिनके पास ज्यादा है वो और ज्यादा लेना चाहते हैं। मैंने किसी से पूछा, एक बड़े गांधीवादी से पूछा कि गांधी जी ने ये 4 बातें की, चारों महत्वपूर्ण है, मगर डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस कैसे कहा? उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि तब मेरे हिसाब से तो चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा गांधी ने ब्रिटिश इलेक्शन सिस्टम को स्टडी किया था और उसके आधार पर ये बात के वे जानते थे कि क्या होने वाला। और उसी पत्र में जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं ये थी, उन्होंने लिखा, लेकिन आशा की एक किरण है। अगर तालीम हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, तालीम की रोशनी पहुंच जाए, तो हर व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने को आगे बढ़ा सकता है, उसकी सृजनात्मकता प्रस्फुटित हो सकती है। 1922 की ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पहले से ज्यादा है, और इस चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने देश को पहचाना था, हमें भी पहचानना है और हर तरह से पहचानना है। हमें ऐसी तालीम चाहिए जिसके लिए कुरान शरीफ में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है तो चीन जाओ, कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्राप्त करो। गीता में लिखा है ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं होता है, यानी खोज करते रहो, ढूंढते रहो, अपने आसपास देखो कि जो है उससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये हमारे स्कूलों, कॉलेज में, हमारे तालिब इल्मों में, हमारे अध्यापकों में जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी तब तक हम यही करते रहेंगे कि जिसने बीए पास कर लिया वो अच्छा, और जिसने हुनर प्राप्त किया हम उसको उस निगाह से नहीं देखते। आपको यहाँ बहुत से लोग बताएंगे कैसे चीजों को किया जा सकता है। एक बड़े दरवेश अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी मुझे कलाम साहब ने बताई थी, उनकी किताब में भी लिखी हुई है कि 8 साल का अब्दुल कादिर गायें चरा रहा था। उसे लगा कि नहीं, मुझे तो दरवेश बनना है। अपनी माँ से कहता है कि मुझे दरवेश बनना है, जाना है। माँ ने 40 दिनार उसके नवादे में लगा दिए, सिल दिए और वो चल दिया। लेकिन माँ ने एक बात कही, सच बोलना, सच पर डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वैल्यू, एक मानव मूल्य, उसने अब्दुल कादिर को इतना बड़ा दरवेश बना दिया। वो बड़ी लंबी कहानी है और बहुत ही ऐसी कहानी है जो लोगों को मोटिवेट करती है। अब्दुल कादिर की कहानी के साथ साथ कलाम साहब ने मुझे एक कविता भी अपनी दी थी। जलालुद्दीन रूमी की कविता है जो ये कहती है, जो हर एक का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। कविता कुछ यूं है, यू आर बॉर्न विथ पोटेंशियल। हर बच्चे को बताओ कि तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। यू आर बॉर्न विथ गुडनेस एंड ट्रस्ट। तुम्हारे अंदर अच्छाई भरी हुई है, तुम ऊंचाई पे जा सकते हो, जितनी ऊंचाई पे जाना चाहो। यू आर बॉर्न विथ ग्रेटनेस। अब इसके बाद में महाराष्ट्र से
यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात यहां पर रखें। धन्यवाद महोदय। अस्सलाम वालेकुम और प्रणाम। श्रद्धेय राजनाथ सिंह साहब, मौलाना जनाब शकीब काश्मीरी साहब, आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख आदरणीय जफर सरेशवाला साहब, जनाब राजपूत साहब, जनाब यादवेंद्र माथुर साहब, जनाब महबूबुल हक साहब, इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, आज इस मंच पर देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए हमारे महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। मुंबई विश्वविद्यालय हमारे देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। आज अपने देश में 800 विश्वविद्यालय है, जिसमें अभी भी मुंबई विश्वविद्यालय का नाम अग्रक्रम से लिया जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में, जहाँ पे मैंने मेरी तालीम हासिल की, 7,01,000 बच्चे पढ़ते हैं। इतना होते हुए भी हमारी जो आबादी है 120 करोड़, 21वें शताब्दी में हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे जवान देश माना जाता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में 25 के साल के उम्र के नीचे हमारी आबादी 55% है। इतना होते हुए भी और हमारे स्वतंत्रता के बाद हमने कृषि विषय में जो इंडिपेंडेंस हासिल किया, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के 1/3 लोग एक बार खाना खा नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनमें से केवल 7% बच्चे अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर पाते हैं। और अगर हम हमारे मुल्क के संपत्ति के बारे में सोचें तो हमारे मुल्क के सिर्फ 12% लोग हमारे मुल्क की 88% संपत्ति को संभाले हुए हैं। और ये लोग कुछ भी करें तो बस हमें लगता है वो उनका हुनर है। और एक कहावत है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका ऐब भी दुनिया को हुनर लगता है। अपने देश में रहने के बाद शिक्षा हासिल करने के लिए हम देश विदेश जाते हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि को अगर हम ना भूलें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसका आदर्श हमारे मंच पर विराजित सभी महानुभाव अपने जीवन ही उनका एक दुनिया को संदेश है, और इसके लिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी जो महाराष्ट्र के हैं, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, उन्होंने कहा था, जन्म से जन्नत तक, जन्म से जन्नत के रास्ते में बीच में सिर्फ देश आता है। अगर ये हम कहावत थोड़ी सी अच्छी तरह से समझने की सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के प्रति हम सबको कितना आदर भाव होना चाहिए, हमें इस देश के प्रति कितनी निष्ठा देनी चाहिए और कितना काम हमें करना चाहिए। आज के इस विषय में शिक्षा के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे कहा गया है। हमारे माथुर साहब से मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था, और जो यहाँ पे पले पुढ़े हैं वो कहते थे कि मकतब और मदरसा ये दो चीज़ें बहुत ही अहम है हर एक इंसान के आयुष्य में। तो मैंने ये जो मेरा थोड़ा सा स्पीच बनाया था आप सबके लिए, उसका मैंने टाइटल दिया है मकतब टू मदरसा, अ जर्नी कॉल्ड एजुकेशन इंडिया। हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया कहते हैं, तो एजुकेशन इंडिया भी बहुत अहम
चीज़ जो हमें आत्मसात करनी चाहिए। और एक फॉर्मूला था E=mc², जो सबसे साइंटिफिकली सबसे पावरफुल फार्मूला माना जाता है। उससे भी पावरफुल फार्मूला आज मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं E=F, एजुकेशन =फ्यूचर। और ये अगर फार्मूला हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। आपकी इजाज़त से मैं अगले 5-6 मिनटों में मैंने जो लिखित स्वरूप में लाया था आपको सबको बताने के लिए, वो थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा, इजाज़त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद्'s contribution to education, I would like to speak a couple of minutes for that. The first education minister who shaped the Indian education system, which was designed to create a large army of clerks and administrative officers to serve the British Raj, was the situation at that time. But India was fortunate to have Maulana Abul Kalam Azad as her first education minister. During Maulana's stewardship of the Ministry of Education, some massive tasks of fact-finding, stock-taking and national planning in the broad fields of education were carried out, which were carried out for preparing for some successes in the decades that followed. New winds of change began to blow. In his tenure as an education minister, Maulana Azad reorganized the All India Council for Technical Education, which is called AICTE, and saw the establishment of a host of institutions of education and cultural significance, including the Kharagpur Institute of Higher Technology, University Grants Commission, Indian Council for Cultural Relations, Council for Scientific and Industrial Research, Indian Council for Social Sciences Research, the Indian Institute of Sciences, the National Institute of Basic Education, Central Bureau of Textbook Research, National Board of Audiovisual Education, Hindi Shiksha Samiti, Board of Scientific Technology for Hindi, Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy, and Sahitya Academy. Such a horde of institutions were created by one single person. And the university in Lucknow, which is named after Maulana Abul Kalam Azad, it's a national Urdu university. As all of us know, it was established to promote and develop the Urdu language and to impart vocational and technical education in Urdu medium through conventional and distance modes. Now the university has got an able leader in the form of Janab Zafar Yunus Sareshwala, the Honorable Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, who is a technocrat, businessman, and a renowned philanthropist. He is an example of how to rise like a phoenix bird from ashes. Janab Zafar Bhai and his family faced the brunt of communal riots decade after decade, but every time he made a stronger comeback instead of blaming it to the destiny. His ability to think big for himself and for the society and the country, his willingness to reach out and start a dialogue for the national unity and communal harmony is really commendable, and I congratulate you, Janab, for your unstinted contribution. ऐसा कहते हैं, और जनाब के बारे में कहकर मुझे याद आता है, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, सबका बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगा, दुश्मन से ज़रा कह दो अभी गर्जा नहीं हूँ मैं, दिल छुपा के रखी है लड़कपन की चाहते, मोहब्बत से ज़रा कह दो अभी बदला नहीं हूँ मैं, साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। आज हमारे बीच श्रद्धेय राजनाथ जी उपस्थित है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं अपने भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई पर उन्होंने रख दिया है। हमारे राष्ट्र की एकात्मता, सुरक्षा और सबसे
अपने देश की बारे में एक प्यार जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसके लिए श्रद्धेय राजनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मैं उनको भी प्रणाम कहना चाहूँगा। हमें सबको पता है कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कहा जाती है, लेकिन उसका जन्म और उसकी जो डेवलपमेंट हुई वो अपने मुल्क में हुई, अपने भारतवर्ष में हुई। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि उर्दू भाषा का जो विकास हुआ है वो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने भारतवर्ष में, अपने हिंदुस्तान में हुआ है। ऐसा गलत समझते हैं लोग जो कहते हैं कि उर्दू ये मुस्लिमों की भाषा है। आपको पता होगा कि मुस्लिम भाषा हम ज़्यादातर पर्शियन स्क्रिप्ट उसमें इस्तेमाल करते हैं और ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा ये इंडो आर्यन संस्कृति से उभरी हुई भाषाएं हैं, जिसका इंडिक ये बेस माना जाता है। और अगर आपने फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल लेवल पे देखा तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अपने आप में एक दूसरे के साथ चलने वाली भाषाएं हैं। हमें इतना पता नहीं होगा कि हमारे महाराष्ट्र के वीर सावरकर, जिनके बारे में मैंने कहा था, उन्होंने अंडमान में अपने 15 साल की काले पानी की सज़ा में उर्दू की गज़लों की 2 किताबें लिखी थी। इतना उनकी उर्दू के ऊपर एक प्रभुत्व था। आपने देखा होगा कि हमारा ये देश का जो विभाजन हुआ उसमें सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का ही पार्टीशन नहीं हुआ, लेकिन हिंदी और उर्दू का भी पार्टीशन हुआ। एक्चुअली ये जो हिंदी भाषा है वो ज़्यादातर हिंदुओं के साथ जुड़ी जाती थी और उर्दू भाषा मुस्लिमों के साथ जुड़ी जाती थी, लेकिन ये सब जो विभाजन है वो आर्टिफिशियल है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये दोनों भाषाओं का पढ़ने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए। अब इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद शबीब कासमी जी को यहाँ पे आवाज़ दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ इला आख़िरिल आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब राजनाथ सिंह साहब, मोहतरम जनाब यदुवेंद्र माथुर साहब, जनाब JS राजपूत साहब, जनाब महबूब हक साहब और स्टेज पर मौजूद दीगर मौक़र हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तो मैं जनाब ज़फ़र सरेशवाला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने न सिर्फ ये कि तालीम को अपना मौजू बनाया बल्कि उसको एक तहरीक की शक्ल में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये इक़दाम, इसकी जितनी भी तहसीन की जाए यकीनन कम है। अल्लाह तबारक तआला इसके मुस्बत असरात और नताइज हमारे हक़ में ज़ाहिर फरमाएँ। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन ये मौजू इंतहाई अहम और वक्त की आवाज़ है। दुनिया में आज मुख्तलिफ़ मकामात पर, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आए दिन तालीम के मौजू पर वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अगर कहा जाए कि मुआशरे में मौजूद बेशुमार मसाइल का हल अगर किसी चीज़ के ज़रिए से मुमकिन है तो वो तालीम ही है। अगर मुल्क के मुस्तरब मौजूदा अहवाल का हम शऊर और आगही की रोशनी में तज्ज़िया करते हैं, जो कि इल्म की अहम नताइज में से एक अहम तरीन नतीजा है, तो मामला ख्वाह अदम रवादारी का हो या दादरी सानेहा का हो या कमलेश तिवारी जैसे बदबातिन शख्स की दीदा दहनी का हो, ये तमाम चीज़ें जहाँ एक तरफ मुल्क की तहजीब और सकाफ़त को दागदार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पैगाम भी जा रहा है कि हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायात अब दास्तान पारीना बन चुकी हैं। ऐसी सूरत में
हमारे तालीम के मैदान में बुलंदबांग दावे बेमाना साबित होते दिखाई देते हैं। लिहाजा हुकूमत हिंद को चाहिए कि इन मसाइल का संजीदा जायज़ा लेकर मौसर इक़दाम करे। इस मौजू की अहमियत यूं भी बढ़ जाती है कि एक हालिया सर्वे के मुताबिक, जैसे वीसी साहब ने अभी जिक्र किया, कि सन 2020 में हिंदुस्तान की अक्सरियत 29 साल पर मुश्तमिल होगी। इसी वजह से इसको गोल्डन 20 के नाम से याद किया जा रहा है, जिसके माना यह है कि हिंदुस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा जिसमें बसने वाले नौजवान अक्सरियत हो। लिहाजा हुकूमत इस नौजवान अक्सरियत वाले मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए तालीमी बेदारी, तालीमी मौक़े की फराहमी और तालीम याफ्ता लोगों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। मैं यदुवेंद्र माथुर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आगे आ जाएं। सबसे पहले तो ये मेरी सरजमीन है, मेरा शहर है, और मुझको ज़फ़र भाई ने इतनी बड़ी हस्ती हमारे मुल्क के गृह मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ मंच पे बैठने का ये मौका मिला। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक मौका है, और मैं आप सबकी तरफ से मैं भी स्वागत करता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी का। सर, मैं लखनऊ का स्टूडेंट हूँ, यहीं मैंने अपना मदरसा, मेरी पूरी तालीम यहीं पे है, और मैं आज इस मंच के साथ साथ मेरे जो टीचर हैं जनाब जौहरी साहब, वो भी यहाँ आए हैं। तो मैं आपके आने से, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी के आने से हमको अच्छा लग रहा है, जौहरी साहब आप आए और आपके स्टूडेंट को आपने यहाँ देखा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तालीम की ताकत का मैं भी एक उदाहरण हूँ। मेरे पिताजी भी एक रेलवे में आलमबाग में नौकरी करते थे, फ़र्रुखाबाद के हम लोग रहने वाले हैं, और मेरी माँ ने भी, जब मेरा पहला दाखला सैन फ्रांसिस में हुआ तो तकलीफ़ों के दिन आते हैं, सब परिवार में आते हैं, मेरी माँ ने भी अपना जेवर बेचा है। तो मुझे पता है कि स्कूल की फ़ीस देने के लिए माँ क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं आज अपनी माँ को, अपने पिता को वो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो अपने बच्चों के लिए तालीम हासिल करने के लिए सब कुछ करते हैं। और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा, उसके पहले क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, और मुझे नहीं पता था कि मैं IAS बन जाऊँगा, और वो मेरी माँ का जो जेवर बिका मेरी पढ़ाई के लिए, शायद उसी की वो ताकत थी कि आज मैं भारत के एक बहुत बड़े बैंक का मैं आज चेयरमैन में भी हूँ। तो ये ताकत आती है हमारे परिवार से, हमारे गुरु से। पहली गुरु तो हमारी माँ है, और उसके बाद गुरु हैं जौहरी साहब जैसे अनगिनत लोग, जो चाहते तो वो भी अपने करियर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षकों की है, जिसको हम तालीम की ताकत के साथ श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। बहुत पहले हमने सुना था, ये आज भी पढ़ते हैं, कि जो कबीर जी का दोहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो सर, आपके हम चरण पहले छूते हैं, गुरु के चरण छूते हैं, जिन्होंने हमको और धर्म और इल्म का रास्ता बताया। तो जब तक हम टीचर्स का, अपने एजुकेशनिस्ट का सम्मान नहीं करेंगे, जो समाज अपने गुरु का सम्मान नहीं करेगा, टीचर का सम्मान नहीं करेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं किसी एक कौम की या किसी एक उसकी बात नहीं कर रहा, हम अपने टीचर्स को इज्जत करें, और उनको हम जब तक सर आंखों पे नहीं रखेंगे, हमारी तालीम, हमारी आगे की जो यात्रा है वो बाधित होगी। बहुत सारी शिक्षा की बात हुई। मैं वित्त प्रबंध के क्षेत्र में जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत जो करी, आपको सबको पता है कि हम लोग कितने बरसों से बैंकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक शर्म की बात थी कि इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी करोड़ों परिवारों में बैंक अकाउंट नहीं थे। लेकिन ये 15-16 महीने में हम भी उस बैंकिंग का एक पार्ट हैं, और इस गवर्नमेंट ने आने के बाद अगस्त 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया और जनधन योजना चालू हुई। और मुझे यकीन है कि अगर कोई लिटरेसी, अगर कोई तालीम हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्त की तालीम। वित्त को जब तक हम उसको हम नहीं समझेंगे, जब तक हम फाइनेंशियल हर घर में, लखनऊ में एक संकल्प लेकर हम जाएं आज कि कोई घर ऐसा नहीं छूटेगा जिसमें एक बैंक अकाउंट नहीं हो। अगर नहीं है बैंक अकाउंट तो कल ही सोमवार को आप जाके उस परिवार का बैंक अकाउंट खुलाइए। और 20 करोड़ माननीय गृह मंत्री जी इसको रिव्यू करते हैं,
20 करोड़ से अधिक इस देश में बैंक अकाउंट खुल गए हैं और ये एक ऐतिहासिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि। और इन 20 करोड़ बैंक अकाउंट जो हम सोचते हैं कि गरीब परिवार थे, ऐसे थे, उसमें सर 28,000 करोड़ रुपया आज जमा है। अभी 28,000 करोड़ रुपया उस गरीब मां का है जो अब अपना जेवर नहीं बेचेगी अपने बच्चे की फीस देने के लिए। जोरदार तालियों से ऐसे हक साहब का हम यहाँ पे स्वागत करें। और Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. Honorable Home Minister of our great country, Sri Rajnath Singh ji, the architect of this program, Janab Zafar Sharashwala Sahib, other dignitaries on the dais, dignitaries across the dais, ladies and gentlemen, media friends. हम उर्दू बोलेंगे थोड़ा जेंडर का प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू आसाम, लेकिन उर्दू जानते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस में प्रॉब्लम होता है। एनीवे आई विल ट्राई टू गिव द अंडरस्टैंडिंग। लास्ट 1.5 साल से हम थोड़ा फेसबुक में रहते हैं। कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर आप फेसबुक में होना चाहिए, तो फेसबुक में आई मेड इट इज़ ए टूल फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। तो कभी कभी हम चेक करते हैं, just before 10 days one gentleman sent a kind of request. I want to start a school in my local area, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा पास्ट बहुत याद हुआ कि हाउ आई हैव स्टार्टेड, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूट करना चाहता है वो अपने लोकेलिटी में। तो इमिडिएटली इट केम इन माई माइंड, हमने उसको यही रिप्लाई दिया 2-3 दिन के बाद कि भैया अपना बेडरूम को अपना क्लासरूम बना लो, फर्स्ट क्लासरूम, और खुद टीचर बन जाओ, फर्स्ट टीचर, और किसी जगह से चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड मैनेज कर लो। 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर लोकेलिटी यू एडमिट एंड स्टार्ट योर फर्स्ट क्लासरूम एंड एवरी ईयर यू इंक्रीज अनदर क्लासरूम। यही मैंने सजेशन दिया, मैंने जस्ट सोचा है ऐसे। तो सो मेनी पीपल्स आर हिटिंग दिस काइंड ऑफ रिप्लाई। मेरे जहन में आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो हम अपना हिस्ट्री बताते हैं कि हम क्लासरूम में रात को सो जाते थे, किसी को पता नहीं था, हम खुद वॉशरूम सफ़ा करते थे, सारा चीज़ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस मोमेंट वी हैव although it is a very infant university, but entire North Eastern region, we have connected all central universities, all the state universities, and we are working together. लोगों का ये परसेप्शन हो गया कि it is a public university. Very speciality of our university is that 95% faculty are belonging. मुझे देखने से दाढ़ी टोपी वाला ऐसे समझे से लोग कहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया। Yes, I am commending. But 85% students belonging to from other community and 95% faculty from other community. अब बताइए किस लिए हुआ ये? Because we could not perform. ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग जो समझते हैं वो था डिस्क्रिमिनेशन बाय सेल्फ। आज उसके बाद इमीडिएटली हमारे जहन में आया कि ये दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। हम अलीगढ़ में जब थे हम रैंक होल्डर थे, बट आई वेंट बैक टू आसाम दैट आई हैव टू स्टार्ट ए इंस्टीट्यूशन। आई मेट ए वेरी रिच मैन ऑफ आवर स्टेट। सबको पता है आसाम में कौन सबसे रिचेस्ट कौन है, एंड नाउ ही इज लीडिंग ए पार्टी। आई अप्रोच्ड, उन्होंने फर्स्ट रिप्लाई दिया कि भाई दाढ़ी टोपी लेके आप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कैसे करोगे, ये कैसे चलेगा। एक नेगेटिव मेरे जहन में आया, मेरा डर आ गया कि वेदर आई कैन डू, बिकॉज आई एम एज ए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, आई स्टार्टेड असेंबलिंग कंप्यूटर्स। हमारे पास एक कंप्यूटर था, 4 इग्नो स्टूडेंट को एडमिशन किया, कंप्यूटर असेंबल करते थे, करीब 400 कंप्यूटर हमने सेल किया मार्केट में। एंड दिस वे आई स्टार्टेड a small computer lab and I was training the students of IGNOU and Manipal University. That was the beginning. आज हमारे पास एक कंप्यूटर लैब में 300 कंप्यूटर्स है, and this computer is the biggest computer lab in the Northeast and it is hired by the TCS for conducting all central government examination in our campus. तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी ने हमारा ये सेंट्रल नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, 3 years आई अटेंडेड मीटिंग,
And I have seen the committee members from other parts of the country and committee members from the south. सबका बैकग्राउंड स्टडी किया, एंड आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर देयर, कि साउथ से जो आते हैं, everyone is belonging and everyone is the founder of different institution in their territory, in their area. But the people from the north, they are very good speaker. They can speak so many things, but they are not belonging to any institutions. Very few they are belonging. तो हम कहना चाहते हैं सोसाइटी के जो एनलाइटेड पीपल है, सोसाइटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम इंडिया के अगर 100 साइंटिस्ट ले लें, उसमें कितने हमारा कम्युनिटी का निकलेंगे? नहीं. इंडिया का 100 एकेडमिशियन ले ले, उसमें हमारा कितने लेंगे? हम लोग कहते हैं कि वी आर 13-14%. तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. वी आर डिस्क्रिमिनेटेड बाई आवर सेल्फ. वी हैव टू परफॉर्म. हम दूसरा डिस्क्रिमिनेशन को ज्यादा नहीं चाहेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो चाहे वो चाहेंगे. आवाम से मुखातिब होने के लिए मैं हिंदुस्तान के वजीर दाखिला जनाब राजनाथ सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें और एक बार जोरदार तालियों से हम इसका स्वागत करें. इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता यानी आयोजक मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब जफर सरेसवाला जी, फार्मर एनसीईआरटी डायरेक्टर श्रीमान जयथ राजपूत जी, दारुल उलूम देवबंद की मानी जानी हस्ती मौलाना साकिब कासमी साहब और मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री संजय जी देशमुख और मेघालय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब महबूल हक साहब और इस ऑडिटोरियम में मौजूद मेरे बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं जफर सरेसवाला साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तालीम की ताकत पर एक कार्यक्रम करने का उन्होंने फैसला किया है. लखनऊ के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है. लखनऊ केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपनी नफासत, अपनी नजाकत और अब तहजीब के लिए जाना जाता है. तो यह लखनऊ शहर जाना जाता है. लखनऊ के बारे में मैं यह भी कह सकता हूं, यह लखनऊ तालीम और तालिबों की मरकज है. और लखनऊ के तालीम की एक खासियत रही है कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की अपेक्षा यदि किसी भी शहर के तहजीब की चर्चा यदि हिंदुस्तान में होती है तो केवल लखनऊ के तहजीब की विशेष रूप से चर्चा होती है. यह लखनऊ की विशेषता है. और यह तालीम की ताकत जो इस सब्जेक्ट पर आपने कार्यक्रम रखा है सरेसवाला जी, यह हमारे लखनऊ की मिजाज और तबीयत के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. और तालीम की ताकत का जहां तक सवाल है, मैं एक ही वाक्य में इसे कहना चाहूंगा कि तालीम इंसान को वह ताकत देती है ताकि वह मौके और मुकद्दर का मोहताज न रह जाए. तालीम की सबसे बड़ी ताकत है. यह बात सच है कि अभी आपने देखा होगा कि जिस समय सलमान खान के फादर इस पर बोल रहे थे तो उस समय भी आपने देखा होगा कि ये भी केवल 74% ऐसे लोग भारत में हैं जो कि शिक्षित हैं. और महिलाओं का जहां तक सवाल है वह तो परसेंटेज और भी कम है, लगभग 65% के आसपास है. कैसे
कोई नौजवान जो अशिक्षित है अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करने की सोच सकता है, उसकी कल्पना कैसे कर सकता है? जहां तक तालीम का सवाल है, सभी इस हकीकत को स्वीकार करेंगे, तालीम से जहां एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट होता है, वहीं पर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस भी इसी तालीम के माध्यम से होता है। यदि सचमुच हम अपनी जिंदगी में यदि प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम जिस कल्चर, जिस तहजीब को मानते हैं उसको, उसमें भी प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, तो जब तक तालीम नहीं होगी तब तक यह प्रोग्रेस किसी भी सूरत में हासिल नहीं की जा सकती। और हिंदुस्तान का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं तालीम हिंदुस्तान की यह विशेषता यह तब से रही है जबकि दुनिया में शायद कहीं नहीं रही होगी। लोगों को यह मालूम होगा जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की नींव नहीं पड़ी थी, उस समय भी सारी दुनिया की तालीम का केंद्र यदि कोई माना जाता था तो यह भारत माना जाता था, यह हिंदुस्तान माना जाता था। अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों ने जरूर हमारे हिंदुस्तान के तालीम के जो तौर तरीके थे उनको काफी हद तक बदलने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और मैं यह मानता हूं कि हिंदुस्तान की तालीम के जो तौर तरीके रहे हैं उसको बदलने में जो कामयाबी हासिल हुई है मैकाले को, उसका परिणाम ही मुझे कभी कभी नजर आता है कि हम अपनी तहजीब से और अपने जड़ों से और अपनी लाइफ वैल्यूज से हम थोड़ा कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं। हमारा मानना है कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को अपनी जड़ों से, अपनी लाइफ वैल्यूज से किसी भी सूरत में कटने न दे और न तो अपनी तहजीब से ही उसे कटने दे। एक ऐसी तालीम होनी चाहिए। और आप सबको जानकारी है कि मैकाले ने 1835 में जो मिनट से जो लिखा है उसमें उसने कहा है, ए सेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी, ए सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। माने यूरोपियन लाइब्रेरी कोई अच्छी लाइब्रेरी है तो उसकी एक सेल्फ, एक आलमारी इस हिंदुस्तान और अरब की जितनी भी लिटरेचर है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, यानी उसमें ज्यादा ज्ञान है, उसमें ज्यादा साहित्य है। यह बात उन्होंने लिखी है। यानी हमारे यहां की जो तालीम है, हमारे यहां की जो तहजीब है वह अच्छी नहीं है, बल्कि उनकी तालीम और उनकी तहजीब अच्छी है, यह बताने की हमको कोशिश की है। मैं समझता हूं कि हम लोगों की अपने तालीम के माध्यम से यही बराबर कोशिश होनी चाहिए कि ताकि हम अपने रूट से किसी भी सूरत में न कटने पाए। और मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की तालीम और हिंदुस्तान की तहजीब का ही यह करिश्मा है। दुनिया का चाहे कोई भी इस्लामिक देश हो, क्यों न हो, दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में इस्लाम के 72 फिरके नहीं पाए जाते हैं। दुनिया के किसी एक देश में 72 फिरके पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। यह है हमारी तालीम और तहजीब का करिश्मा। जहां तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है, सबसे पुराने जो चर्चेज माने जाते हैं उनमें से एक सबसे पुराना चर्च लगभग 2000 वर्ष पहले यदि कहीं पर बना है तो भारत के केरल में बना है। यह हमारी तालीम और तहजीब का करिश्मा है। जाति, पंथ, मजहब, सेक्ट, धर्म में
इस आधार पर हम लोगों ने कभी भेदभाव भारत में नहीं किया है। इस हकीकत को हमको समझने की जरूरत है। पारसी जिस समय ईरान से निकले थे तो दुनिया के कई देशों में उन्हें भटकना पड़ा था, उन्हें यातनाएं भुगतनी पड़ी थी। और उस पारसी कम्युनिटी ने भी अपनी हिस्ट्री में लिखा है इस हकीकत को, कहा है कि दुनिया के किसी देश में सर्वाधिक इज्जत और मोहब्बत यदि हमको हासिल हुई है तो भारत में हासिल हुई है। यह है हमारी तालीम और हमारी तहजीब का करिश्मा। सब तो सब छोड़ दीजिए, इजराइल सैकड़ों वर्षों तक जो बिखरा हुआ था, और यहूदी जो दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहे थे, इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, अपनी उस हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है हमें दुनिया के कई देशों में ठोकरें खानी पड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत यदि हमको मिली है तो हिंदुस्तान में मिली है। यह है भारत की तालीम, यह है भारत की तहजीब। और हमारी तालीम भी ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य, उनके प्रति हमारा कमिटमेंट बढ़ाए, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाए। ऐसी हमारी तालीम होनी चाहिए जो हमारे अंदर टॉलरेंस पैदा करे। और भारत की तालीम और तहजीब ऐसी रही है जो लोगों के अंदर टॉलरेंस डेवलप करती है और इंक्लूसिवनेस डेवलप करती है। ऐसी भारत की तहजीब और तालीम रही है। और उसी तालीम और उसी तहजीब को भारत में जिंदा रखने की मैं जरूरत समझता हूं। और सचमुच जब मैं लखनऊ का जब मैं सांसद बना तो मैं दिल की बात मैं करना चाहता हूं। मेरे दिल की मुराद थी कि हमारा लखनऊ शहर एक ऐसा है कि सचमुच यहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी रहता हो, हम एक ऐसा माहौल यहां पैदा कर दें कि लोग ये कहने को मजबूर हो जाएं कि सचमुच हिंदुस्तान की जन्नत यदि कोई शहर है तो उसका नाम लखनऊ है। लेकिन इस काम के लिए सभी का सहयोग चाहिए। यह तभी हो सकता है। और इस हिंदुस्तानी तालीम के बारे में मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने बहुत कुछ मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन में बहुत कुछ दुनिया को दिया है, बहुत कुछ दुनिया को दिया है। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को यह बतलाने की कोशिश की कि नहीं, भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत तो कुछ जानता ही नहीं था। सिफर, मैं एक उदाहरण केवल यहां देना चाहूंगा। सिफर, शून्य, जीरो, जीरो की यदि पहला कंसेप्ट, पहली खोज यदि कहीं हुई है तो वह भारत में हुई है। मेरे बहनों भाइयों, इस हकीकत को हमें समझना चाहिए। और अरब के सौदागरों ने उसे ले जाकर यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंपनी, क्योंकि सौदागर व्यापार करते थे, उसे ले जाकर इसको वहां तक पहुंचाया है। जीरो भी हमारी यह भारत की देन है। तो इस भारत के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारी तालीम में, हमारी तहजीब में। और मैं तो यह बराबर कहता हूं कि सचमुच जब तक हर इंसान को तालीम नहीं मिलेगी, लाइफ वैल्यू, जीवन मूल्यों के प्रति उसका कमिटमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक सचमुच हम जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं अथवा जैसी हम दुनिया को बनाना चाहते हैं वैसा हम नहीं बना पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की हम चर्चा करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का भी समाधान कैसे होगा? क्या बिना तालीम के होगा? बिना तालीम के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का भी समाधान नहीं हो सकता। और आज भारत ही नहीं, सारी दुनिया कहीं पर आतंकवाद की, कहीं उग्रवाद की, कहीं माओवाद की चर्चा हो रही है। चर्चा ही नहीं हो रही है बल्कि वहां के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे गुवाहाटी से
आते हैं मकबूल हक साहब। अब ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हालत कैसी हो गई है, काफी हद तक हम लोगों ने उस पर काबू पाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को इन आतंकवाद, माओवाद, इंसर्जेंसी, उग्रवाद, इन सब सारे संकटों से भी निजात यदि कोई चीज दिला सकती है तो केवल तालीम ही दिला सकती है, और कोई दूसरी चीज इन सब सारी चीजों से निजात नहीं दिला सकती। लेकिन केवल अक्षर का ज्ञान हो जाना, केवल हमें किसी सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाना, यही अपने में पर्याप्त नहीं है। कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। इंसान से ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणी माने जो पशु पक्षी हैं उनसे भी प्यार करो, यह वैल्यूज है। वैल्यूज यह कहती है कि यदि तुम्हें यदि कोई गाली देता है तब भी उसको बर्दाश्त करने की, सहन करने की तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, झूठ मत बोलो, सच बोलो, यह सब सारी लाइफ वैल्यूज मानी जाती है। और केवल शिक्षा प्राप्त कर लिया और हमारा जीवन मूल्य जो लाइफ की वैल्यूज हैं उनके प्रति हमारे अंदर ये कमिटमेंट नहीं रहा, तो मैं समझता हूं कि हमारा यह देश और यह दुनिया जिन संकटों से इस समय जूझ रही है उन संकटों से किसी भी सूरत में निजात नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। अब जैसे माओइज्म है, चाहे टेररिज्म है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके पास बहुत ही ऊंची डिग्री है, टेक्निकल डिग्री रखने वाले ऐसे नौजवान उसमें लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग, उनकी सोच का अंतर है जिस कारण इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। आजकल एक IS का मामला चला है, खूब चर्चा हो रही है। कोई यदि अखबार उठाइए सवेरे तो ये हुआ कि साहब IS का ये होगा, IS का ये हो गया, दुनिया में फला जगह ये हो गया, रूस इस समय सीरिया के ऊपर जिस तरीके से हमले कर रहा है, ये सब सारी चर्चाएं खूब चलती है। लेकिन भारत का गृह मंत्री होने के नाते मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान दुनिया का यह अकेला मुल्क है जहां के हमारे मुस्लिम परिवार भी यदि कोई बच्चा यदि सिरफिरा हो रहा होता है तो उस बच्चे को भी रोकने का काम यदि कोई करता है तो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम फैमिलीज के लोग करते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग करते हैं। दुनिया में और कहीं नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि मुंबई से एक लड़का रेडिकलाइजेशन के चक्कर में फंस गया था। उसके मां बाप मुझसे मिलने के लिए आए थे, मुस्लिम परिवार के लोग थे, और उन लोगों ने मुझसे यह कहा कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह जाना चाहता है, सीरिया जाना चाहता है। तो मैंने तो सचमुच उनको अपने गले से लगा लिया कि हिंदुस्तान में देखिए कैसे लोग हैं। दुनिया इस संकट से जूझ रही है, लेकिन हमारे यहां की फैमिली वैल्यूज, हमारे यहां की लाइफ वैल्यूज कैसे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में दूसरी जगह IS का बहुत बड़ा संकट हो सकता है, उसके कारण भय हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहां जिन फैमिली वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट रखने वाली जमात है भारत में, जिन लाइफ वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट रखने वाली जमात है भारत में, उसके रहते हुए IS का वर्चस्व भारत में किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। दो डंके की चोट पर कहिए। आपने देखा हजारों की संख्या में इमाम साहबान, इन लोगों ने एक जुलूस निकाला उसका विरोध करने के लिए। दुनिया के दूसरे देश में यदि कहीं हो रहा हो कोई बतलाए, ये भारत की तहजीब का ही करिश्मा है। मेरे बहनों भाइयों, इसी तहजीब को बचा कर रखने की जिम्मेदारी हमारी है और आपकी है। और मैं यकीनन कहता हूं, केवल भारत की यह तहजीब, भारत की यह कल्चर, भारत की संस्कृति को यदि हमने बचा कर रखा तो भारत को दुनिया का सबसे धनवान, दुनिया का सबसे बलवान
और दुनिया का सबसे ज्ञानवान देश बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और जनाब जफर सरेसवाला जी, मैं तो सचमुच आपको कैसे आपका मैं खैर मकदम करूं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यह जो जगह जगह जाकर यह अलग पैदा करने की, जगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी यह रंगत लाएगी। यकीन रखिए, रंगत आएगी। और आज भी आपने इतना बड़ा कार्यक्रम और पहले झटके में ही आपने कर डाला। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं मानता था कि 100-150 लोग रहेंगे, मैं मानता था बामुश्किल 100-150 लोग रहेंगे, लेकिन आपने इतने बड़े, हमारे लखनऊ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, वहां पर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर डाला। और मुझे लगता है कि ज्यादा आपको बहुत परिश्रम भी करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, नहीं ना? यह है हमारे लखनऊ की तहजीब। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः जफर सरेसवाला जी के इस जो उनका प्रयास रहा है इसकी मैं तारीफ करता हूं, और उनको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो आपके द्वारा चलाया जा रहा है, उसके लिए जिस भी प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी हम लोग बराबर मदद आप सबकी करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जफर भाई जी से अनुरोध करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप आगे आ जाएं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से हमारे राजनाथ सिंह साहब अपने इतने कीमती वक्त को लेकर निकाल कर यहाँ पर आए। देशमुख साहब बम्बई से, हमारे माथुर साहब बम्बई से आए ऑल द वे, और महबूबुल हक साहब, प्रोफेसर राजपूत साहब और मौलाना साकिब। वाकई ये इतना वक्त निकालना, ये मुझे लगता है कि ये इन लोगों की नीयत और यहाँ आना और आप लोगों का आना, ये इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा यहाँ के लोगों ने, जैसे राजनाथ सिंह साहब ने जो पूछा, तो वाकई सबसे कम तकलीफ़ यहाँ हुई हमको, लोगों को इकट्ठा करने में, बात को समझाने में। तो यहाँ का लोकल सपोर्ट हमें बहुत मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से सबसे पहले जब हम आए, हमारा फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो था वो तारिक खान साहब थे। उन्होंने खैर मकदम न किया होता तो शायद हम उसी दिन वापस चले जाते, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट मिला। तारिक दुरानी साहब जो हर वक्त, जितनी मरतबा हम लोग आए, बल्कि मैं ज़िंदगी में जितना लखनऊ नहीं आया था इतना 1 महीने में आ गया मैं 5 मरतबा। तो तारिक दुरानी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अमित पांडे साहब जिन्होंने हमें हर वक्त रहनुमाई की, मदद की हमारी, और सोहेल आबिद साहब। और मैं ख़ास ये कहूँगा कि भाई देखिए, मैं जो हूँ सिर्फ इसका फ्रंट हूँ, इस मूवमेंट का। मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है और मेरी कलीग हैं डिम्पल जी, वो हमेशा नज़र नहीं आती, दूर चले जाती हैं जब प्रोग्राम होता है। वो पूरा डायरेक्ट करती हैं, यानी उनके बगैर मैं काम नहीं कर सकता, तो वो हमेशा दूर चली जाती हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके बगैर ये हो नहीं सकता। बस, और आप लोगों को सबको दावत है, हमने छोटा खाने का इंतज़ाम किया है।